आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, सबको पता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट या जो राज्य सरकार होती है वो आती है आपके आर्टिकल 169 के अंडर, और 169 के हिसाब से आपकी स्टेट गवर्नमेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकंड, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और थर्ड, द गवर्नर। तो बेसिकली आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 171 और आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 170 एंड द गवर्नर आर्टिकल 153 के अंडर डिफाइन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। सो करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि आपके राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा इनमें से कौन सा चीज नहीं है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। महाधिवक्ता हो गया यानी कि आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव का अथॉरिटी नहीं होता, बल्कि एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को कोई भी लीगल एडवाइस पर एडवाइस करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम तो है आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि अगर पूछा जाए कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कितने चीजों से मिलकर बनती है तो आप कह सकते हो कि वो 3 चीजों से मिलकर बन जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर, यानी कि अगर राज्यपाल की शपथ, तो निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ दिलाता है? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि भाई जो गवर्नर है, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है, वो आपकी एक अपॉइंटेड पोस्ट है, यानी कि वो एक नियुक्त किया जाने वाला पद है, और उनकी शपथ, उनकी ओथ कौन कराएगा? तो इसको आप डायरेक्टली कंपेयर करो प्रेसिडेंट से। ठीक है, प्रेसिडेंट की शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब यहाँ पे भाई सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है, तो स्टेट में क्या है? स्टेट में हाई कोर्ट है। तो भाई गवर्नर की शपथ कौन दिलाएगा? गवर्नर की शपथ कराएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर टेकन इन हुज नेम, यानी कि राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम पर किया जाता है? तो राज्य की सरकार के कार्यकारी जो भी काम है वो सारे काम गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो कि आता है आर्टिकल 153 में, है ना, उसके नाम पर दरअसल ये काम किए जाते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आपसे पूछते तो आप आंसर करते कि प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर स्टेट है तो गवर्नर के नाम पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में सही नहीं है? पहला है राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके गवर्नर के लिए दिए गए हैं वो स्टेटमेंट इसमें पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पर एक्चुअली आपके जितने स्टेटमेंट है वो सबके सब यहाँ पर सत्य होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रियल सेंस द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ फॉलोइंग, यानी कि वास्तविक अर्थों में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में किस पर की जाती है? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई गवर्नर जो है वो आपका अपॉइंटेड पोस्ट है, नियुक्त किया जाने वाला, और गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए कौन आता है? यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो आपके गवर्नर की नियुक्ति करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रधानमंत्री ही गवर्नर यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट बेसिकली रिमूव जब अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा, तो रिमूव भी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक्चुअली ये कहना सही है कि गवर्नर कैन होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक गवर्नर अपने पोस्ट पर है, नहीं तो नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसर्शनरी
पावर ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? पहला है सिलेक्शन ऑफ अ सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री की सिलेक्शन, और दूसरा है प्रोवाइड एडवाइस टू द पार्लियामेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन द कंसर्न स्टेट, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 356 की बात हो रही है। रिटर्निंग बैक द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, आपके कोई भी बिल को वापस कर देना, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अभी आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बात की जा रही है, और ये सारी जो पावर है इसमें राज्यपाल को किसी और की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, यानी कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज है जिनकी नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है एडवोकेट जनरल, इसको हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये आपका राज्य के मुख्य सचिव है। वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, कुलपति हो गए, ऑल ऑफ द, तो सही है, आपके सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। गवर्नर इन सब को नियुक्त करने या इन सब को अपॉइंट करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नर खुद चांसलर होता है आपके स्टेट यूनिवर्सिटी का, इसलिए बीइंग अ चांसलर ही कैन अपॉइंट द वाइस चांसलर और वीसीज इन द यूनिवर्सिटीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि आपका कौन सा ऐसा आर्टिकल, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो आपके राज्यपाल से डील करता है? तो आर्टिकल 153 जो है वो आपके गवर्नर आपके राज्यपाल को डील करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द पावर एंड फंक्शन ऑफ सीएम ऑफ द स्टेट आर एनालोगस टू, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य निम्नलिखित में से किसके अनुरूप है? तो बेसिकली आपके जितनी भी जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की जो शक्तियां, पावर वगैरह होती है वो आपके सेंट्रल के प्राइम मिनिस्टर के इक्वल है। एक्चुअली आप इसको सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हो, जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना वो आपके तीन चीजों से मिलकर बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट, राइट। ऐसे ही आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मैंने आपको बताया कि वो भी तीन चीजों से मिलकर बनेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द गवर्नर। अब यहाँ पर आप लोकसभा को कंपेयर कर दो लेजिस्लेटिव असेंबली से, प्रेसिडेंट को कंपेयर कर दो गवर्नर से, लेकिन अपॉइंटमेंट और कुछ चीजों में नहीं। राज्यसभा को कंपेयर कर दो किससे? लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और सेंट्रल का पीएम और स्टेट का सीएम, इसको कंपेयर कर दो एक दूसरे से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द सीएम इज नॉट ट्रू, यानी कि मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, his role is analogous to that of the prime minister. He can recommend the dissolution of the state legislative assembly to the governor. He allocate and reshuffle the portfolio among the state minister. His salary and allowances are determined by the state legislature, यानी कि राज्य विधान मंडल। तो अभी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू है, यानी कि सही नहीं है। तो आपके जितने स्टेटमेंट एक्चुअली आप लोग जो देख रहे हैं वो सारे स्टेटमेंट इसमें आ जाएंगे ट्रू के कैटेगरी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव द प्रोविजन टू इम्पीच, यानी कि संविधान के किस पर महाभियोग का प्रावधान नहीं है? तो भारत में बहुत कम अथॉरिटीज है जिन पे आपके इम्पीचमेंट लगता है, और फिलहाल आपके गवर्नर पर इम्पीचमेंट का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो पिछला क्वेश्चन था कि हु कैन रिमूव गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कैन रिमूव गवर्नर, है ना। तो यहाँ पे इसको गवर्नर को तो इम्पीच करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग द सीएम इज और आर नॉट ट्रू, यानी कि एट हिज टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट द सीएम नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि उसकी नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सीएम मस्ट ऑलवेज प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। दूसरा कह रहा है मुख्यमंत्री को अपनी नियुक्ति से पहले विधानसभा में बहुमत साबित करना होता है। तीसरा है इट इज द गवर्नर हु डज द फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, यानी कि तीसरा ये है कि भैया वह राज्यपाल ही होता है जो आपके मुख्यमंत्री की अंतिम नियुक्ति करता है। और चौथा है द सीएम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर, यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधायी सभा के विघटन की जो सिफारिश है वो कर सकता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि पहले स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताना है, और सरोजिनी नायडू जो है ये थी आपकी सबसे पहली महिला भारतीय राज्यपाल की। ठीक है, साथ ही साथ ये आपको पता है कि सरोजिनी नायडू आपके यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ये जो आपके 15 अगस्त 1947 से लेकर के इन्होंने 1949 तक का अपना टेन्योर जो है संभाला था, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि आपका इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्य की विधानसभा के लिए मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 164 जो होता है वो आर्टिकल 164 आपका कहता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे आपकी राज्य की विधानसभा के लिए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने काम कर दिया तो पूरी उसके उस पर आ गया, अगर एक ने गलती करी है तो वो पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूजेस द रियल एग्जीक्यूशन पावर ऑफ स्टेट, यानी कि आपके राज्य की वास्तविक निष्पादन शक्ति का उपयोग कौन करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सीएम, आपका मुख्यमंत्री जो है वो दरअसल आपका मेन एग्जीक्यूटिव हेड एक तरह से स्टेट का होता है, और वही आपके सारे कामों को एग्जीक्यूट करने का भी काम करता है। तो जैसे सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर होता है ऐसे आपके स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनली सीएम ऑफ एन इंडियन स्टेट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी कि किसी भारतीय राज्य का एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जो लगातार 5 बार निर्वाचित हुआ है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है बहुत, पवन चामलिंग जो है ये है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पवन चामलिंग जो है ये आपके सिक्किम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आपके फॉर्मर बेसिकली पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर ये आपके रह चुके हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आपने 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म पे थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो एक लाइन यहाँ बन सकती है कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, तो पवन चामलिंग ही आपके लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला एक फैक्ट जो है वो आप इनके में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन स्टेट असेंबली, यानी कि आपके राज्य विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत होते हैं? तो जैसे लोकसभा में केवल 2 लोग नॉमिनेट होते हैं, ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली में केवल एक व्यक्ति आपके एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय से जो है वो आपका नॉमिनेट होता है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टाइम अ पर्सन कैन कंटिन्यू टू बी अ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वह अधिकतम समय जब तक एक व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य बने बिना राज्य सरकार का मंत्री बना रह सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने इलेक्शन हार गया था, उसके बाद भी वो आपके स्टेट गवर्नमेंट में किसी एक मिनिस्टर पोस्ट को होल्ड कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी उस मिनिस्टर पोस्ट को कितने टाइम तक होल्ड कर सकता है? एंड द राइट आंसर इज 6 मंथ, 6 महीने तक वो अपनी उस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड कर सकता है। 6 महीने के अंदर उसे अपना इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करके अपना सीट रिजर्व करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर विल बी वैलिड इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल इन स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश गैर अनुमोदन की स्थिति में कितने महीनों की अवधि के लिए मान्य होगा? तो बेसिकली ऑर्डिनेंस की वैल्यू अगर आपसे पूछी जा रही है तो एंड द राइट आंसर इज 6 वीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद टॉपिक ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, आपके स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल के विषय से आपका कौन सा अनुच्छेद आता है? तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो आता है आपका आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक में आपका पूरा स्टेट लेजिस्लेचर या कहिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपका डिफाइन किया जाता है। क्लियर? आर्टिकल 1 to 4 में आपके 2 पार्ट बेसिकली कंप्लीट हो जाएंगे। देन आफ्टर आर्टिकल 370 आपका स्पेशल स्टेटस आ जाएगा। आर्टिकल 26 से 78 जो है ये इसमें आपका फंडामेंटल राइट, आपका डीपीएसपीज और आपके सेंट्रल के भी कुछ प्रावधान आ जाएंगे। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां सीमित होती हैं, यानी कि एक राज्यपाल की जो बेसिकली पावर्स है वो गवर्नर की कहां तक लिमिटेड है? तो एक्सेंट टू बिल, यानी कि किसी भी विधेयक के लिए सहमति जो है वहां तक उसकी एक पावर जो है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटली हाउ मेनी इंडियन स्टेट हैव अ बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर? वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय राज्य विधायिका है? तो बेसिकली कितने स्टेट में आपके बाइकैमरल का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों कितने में है? तो यहाँ पे आपको जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए आपका 6। ठीक है, कैसे? एक हो जाएगा आपका तेलंगाना, ठीक है, देन आफ्टर यूपी उत्तर प्रदेश, देन आफ्टर बिहार, देन आफ्टर महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड कर्नाटका। तो आपके ये 7 स्टेट्स जो है यहाँ पर हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर दिया नहीं है तो हम इस ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे अपने हिसाब से और इसको हम कर देंगे 7। क्लियर है? तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्क एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, यानी कि राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? और यहाँ पे आपके राज्य योजना स्टेट बोर्ड जो है वो बेसिकली आपके सीएम के अंडर आता है, आपके मुख्यमंत्री के अंडर आता है, जो कि आपके स्टेट से रिलेटेड जो भी प्लान्स, जो भी योजनाएं होती है उनको ड्राफ्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड नेवर अ लेडी चीफ मिनिस्टर? निम्नलिखित में से किस राज्य में कभी भी कोई महिला महिला मुख्यमंत्री नहीं रही? तो आपका महाराष्ट्र आपका एक ऐसा स्टेट है जिसमें आज तक कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। ठीक है, बाकी राजस्थान में आपकी प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राज्यपाल थी, आपको पता ही होगा। यूपी में भी आपकी सुचिता, ये आपकी मिस सरोजिनी नायडू जो है वो आपकी राज्यपाल थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डज द गवर्नर नॉमिनेट वुमेन टू द असेंबली? किस राज्य में राज्यपाल महिला को विधानसभा में नामांकित करता है? तो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर है उसमें दरअसल आपकी महिला जो है वो आपकी एक नॉमिनेट होती है गवर्नर के द्वारा या कहिए राज्यपाल के द्वारा। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? यानी कि राज्य का संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका संवैधानिक प्रमुख पूछ लिया है तो गवर्नर विल बी अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और पीछे वैसे भी स्टेट लगा है इसलिए आंसर जो है वो आपका गवर्नर ही होगा। इसमें प्रेसिडेंट देख करके धक्का मत खाना, देख लेना कि क्वेश्चन में पीछे स्टेट है या सेंट्रल दिया गया। क्लियर? तो भाई राज्य के जितने भी जो इंपॉर्टेंट काम है उनको आपका गवर्नर, आपका राज्यपाल ही करता है। आर्टिकल 153 में आता है एक अपॉइंटेड पोस्ट, एक नियुक्त किया जाने वाला पद ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका दरअसल 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 जो था उसमें दरअसल ये बात करी गई थी कि एक व्यक्ति जो है वो आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल यानी कि गवर्नर पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, और ये लाइन आपके आर्टिकल 154 में भी इवन मेंशन करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय? आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्त आयोग जो है वो आपके कौन होते हैं? तो द राइट आंसर इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। आपके राज्यपाल का जो राज्य का राज्यपाल है वही आपका स्टेट बेसिकली फाइनेंस कमीशन का हेड या स्टेट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिकली आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। आर्टिकल 157 राज्यपाल के कार्यालय के लिए 2 योग्यताओं का वर्णन करता है। राज्यपाल को राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए, राज्यपाल को नियुक्ति से पहले 40 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, और ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 157 राज्यपाल के कार्यालय के लिए 2 योग्यताओं का वर्णन करता है, ये ऑप्शन जो है ये आपका एकदम करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल को राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राज्यपाल को नियुक्ति के पहले 40 वर्ष की आयु, नहीं 35 वर्ष की आयु। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो होगा आपके इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो बेसिकली निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के पास सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम के तहत एक क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है? तो दरअसल यहाँ पे आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो गवर्नर होते हैं, इन दोनों को ही आपकी ऐसी शक्ति मिली हुई होती है। तो अपना ऑप्शन भी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस question. What can be the maximum strength of member in state legislature? तो एक यानी कि राज्य विधानसभा में आपके मैक्सिमम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम सदस्य संख्या आपके 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में ये मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर आपसे इन केस मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं बात कर रही हूँ, तो मिनिमम जो है वो होगी आपकी 60। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? अभी आपसे पूछा गया है कि भाई विधान परिषद में आपकी न्यूनतम सदस्य संख्या आपको बतानी है। और विधान परिषद में अगर पहले मैं आपको मैक्सिमम बता दूं तो भाई विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपकी मैक्सिमम सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए? तो 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी अ मैक्सिमम। एंड अगर आपसे मिनिमम पूछ रहे हैं, न्यूनतम पूछ रहे हैं, तो आप आंसर करोगे 40 विल बी अ मिनिमम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस इन अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी? एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी व्यय की ऊपरी सीमा क्या है? तो चुनावी व्यय की ऊपरी सीमा बेसिकली अगर आपसे पूछ रहे हैं तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 70 लाख। यानी कि आपके अगर मैं इलेक्शन नॉर्म्स के हिसाब से बात करूं तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो अलग अलग होती है। देखिए जैसे 70 लाख फॉर ऑल स्टेट, ठीक है, आपके हर स्टेट के लिए होगी, लेकिन कुछ स्टेट के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें एक्सेप्शन आता है, तो एक्सेप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया एंड सिक्किम हो गया, राइट। देन आफ्टर आपके 54 लाख भी होता है। तो अगर ये एक्सेप्शन है तो 54 लाख आपके अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम के लिए रहेगा, ठीक है। देन आफ्टर आपका 70 लाख आपके दिल्ली एनसीटी के लिए रहेगा और 54 लाख ही आपके यूनियन टेरिटरीज के लिए भी रहेगा। अब ये बेसिकली बात हो गई आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अगर मैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो 28 लाख जो है फॉर बिगर स्टेट, ठीक है, एंड दिल्ली एनसीटी। क्लियर? और आपका 20 लाख जो है वो आपके स्मॉलर स्टेट और प्लस यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज। क्लियर? तो ये आपको दोनों चीजें इसमें नोट करनी। इन विच ईयर द मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ऑफ दिल्ली वॉज रिप्लेस्ड बाय 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली 1990। तो बेसिकली दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन काउंसिल को किस वर्ष में 70 सदस्यीय विधानसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? यानी कि आपका कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों नहीं है? तो मैंने आपको वैसे ऊपर बता दिया है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? राज्य विधानमंडल के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल, कितना अंतर जो है वो होना चाहिए? तो जो अंतर है वो आपका 6 मंथ, 6 महीने का अंतर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड दैट देयर शुड बी अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट और नॉट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन तय करता है कि राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं? तो आपका जो बेसिकली आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी तय करेगी कि विधान परिषद होना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर इसमें लास्ट डिसीजन होता या फिर यहाँ पर आंसर आपके पार्लियामेंट होता तो आंसर जो है वो आपके पार्लियामेंट आंसर यहाँ पर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द लाइफ ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर एज फॉलो। यानी कि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लाइफ है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से बतानी है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामांकित किया गया? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द गवर्नर? एंड द राइट आंसर इज 1/6। आपके 1/6 सदस्यों को जो है वो नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी डन बाय गवर्नर
when no party enjoy absolute majority in the legislative assembly of a state। यदि कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करती, तब राज्यपाल के द्वारा निम्न में से क्या किया जाएगा? एंड द राइट आंसर इज हिज ओन डिसर्शन। बेसिकली अगर उसका खुद का निर्णय जो है वो उस कंडीशन में फिर डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि यदि कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत साबित नहीं प्राप्त करती, तो राज्यपाल के द्वारा क्या होगा? तो बेसिकली अगर किसी को भी क्लियर वोट ऑफ मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो गवर्नर यहाँ बाउंड नहीं है कि वो इनमें से किसी एक को ही बनाएगा। गवर्नर की यहाँ खुद की इच्छा होगी, खुद का विवेक अधिकार होगा कि वो किसी को भी अपनी उस पर मुख्यमंत्री जो है बना सकते। विच आर्टिकल स्टेट दैट कैग सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू सेंट्रल एंड स्टेट टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। यानी कि आपका जो कैग यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो अपनी जो रिपोर्ट है, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को किस आर्टिकल के हिसाब से प्रस्तुत करता है? तो आर्टिकल 151 के हिसाब से वो आपको आपकी जो रिपोर्ट है वो उसको डिफाइन करता है। आर्टिकल 148 में आपके कैग की जो भी पावर्स, बेसिकली आपका जो कैग है वो आर्टिकल 148 के अंदर आता है, जबकि आर्टिकल 149 में उसकी जो ड्यूटीज है प्लस उसकी जो पावर है उसको डिफाइन किया जाता है आर्टिकल 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सोन इन एज गवर्नर ऑफ मेघालय? यानी कि किसको या किसे मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सोन इन एज गवर्नर ऑफ मेघालय? मेघालय के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पद पे कौन है? तो आपके तथागत रॉय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके तथागत रॉय जो है ये आपके 2018 से बल्कि आपके जो गवर्नर है उस पोस्ट पर अपॉइंटेड है। Next question. The governor of which state announced on 25th January 2019 that the government will soon launch a प्रवासी लाभांश पेंशन योजना? And the right answer of this question is केरला। आपकी केरला बेसिकली 25 जनवरी 2019 को केरला के गवर्नर जो है यानी कि आपके पी साथाशिवम जी, उन्होंने दरअसल ये अनाउंस किया है कि प्रवासी डिविडेंड जो पेंशन स्कीम है वो आपकी लॉन्च कर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो बेसिकली इस योजना के अंतर्गत जो आपके गैर निवासी केरल वासी हैं उनको 5 लाख के एक बार के भुगतान में नियमित पेंशन जो है वो दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर? यानी कि आपके राज्यपाल की ऑर्डिनेंस अध्यादेशीय पावर से संबंधित है कि यह एक विवेकाधिकार शक्ति है। राज्यपाल स्वयं किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने के लिए सक्षम नहीं है। और बेसिकली इन दोनों स्टेटमेंट में आपको चयन करना है, तो इसमें ना तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके इसमें सही